बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, आज की क्लास में हम आपको 4 बातें बताएंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम आपको ये बताएंगे कि यूज़फुल एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशंस क्या होती है। फिर हम आपको बताएंगे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहते हैं। फिर हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, और फिर ये बताएंगे कि एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग किस तरह से पॉसिबल होती है, उसकी क्या वजूहात होती हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम यूज़फुल एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन की। हमारा आज का ये टॉपिक यूज़फुल एप्लीकेशन वाला ये पिछले वाले लेक्चर से कनेक्टेड है। हम अपनी बात को कुछ यहाँ से शुरू करते हैं। आपने देखा होगा व्हील्स ऑफ लोकोमोटिव्स, मिसाल के तौर पे बैलगाड़ी का व्हील आपने देखा है। मिसाल के तौर पे आपने तांगा, जिसे हम विक्टोरिया कहते हैं, उसका भी व्हील आपने देखा है। ये व्हील्स कुछ इस तरह से इस फॉर्म में होते हैं। ये लकड़ी का एक व्हील बना हुआ है, उसके ऊपर एक मेटेलिक रिम होता है और उसके ऊपर एक रबर की कवरिंग होती है। अच्छा, बज़ाहिर ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस रबर को और इस रिम को, जो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, इस रिम को एक ही तस्वुर कर रहा हूँ। और ये जो अंदर का लकड़ी का एक व्हील बना हुआ है, ये आपके सामने है। अब बात ये होती है कि इस रिम को इस व्हील के ऊपर फिट करना है। हमें इस रिम को इस व्हील के ऊपर फिट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इस रिम को, अच्छा ये रिम मेटालिक होता है, याद रखिएगा, यह रिम एक मेटालिक होता है। रबर की जो कवरिंग होती है वो तो ऊपर एक टायर की सूरत में समझ लीजिए कि वो आ रही होती है, वो नहीं। तो क्या होता है कि इस रिम को जो यहाँ पर आपको रेड कलर से नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम हीट अप कर लेते हैं। जब इसको हीट अप करते हैं तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। जब इसको ये एक्सपेंड हो गया तो फिर क्या करते हैं कि इस एक्सपेंशन के, जाहिर है साइज बढ़ गया ना, अब ये आसानी के साथ इस व्हील के ऊपर फिट हो जाता है। जब ये इसके ऊपर फिट हो गया तो फिर क्या, इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रोकते हैं। जैसे ही ठंडा होता है तो सुकड़ता है। सुकड़ने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इस व्हील को जकड़ लेता है और उसके ऊपर बहुत टाइटली फिट हो जाता है। रबर उसके ऊपर कहीं आता है। दूसरी एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, देखिए दो मेटल शीट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक शीट ये है और एक शीट ये है। इन दोनों शीट्स को रिवेट किया। रिवेट बेसिकली नट बोल्ट का एक ऑल्टरनेटिव होता है। जब इसको हम रिवेट करते हैं तो यहां से इस रिवेट को पहले हॉट कर लेते हैं। इसको हॉट करते हैं गर्म पानी में डाल के या किसी भी तरीके से बर्नर के जरिए से। तो क्या होता है कि ये एक्सपेंड हो जाता है। जब ये एक्सपेंड हो जाता है तो थोड़ा सा सॉफ्टन भी हो जाता है। और फिर उसके बाद जब हम इसके अंदर होल करके इसको रिवेट कर रहे होते हैं तो ये दोनों शीट्स के साथ जाके अटैच होता है, क्योंकि ये एक्सपेंडेड है इस वक्त, याद रखिएगा, सॉफ्टन भी है। अच्छा, फिर क्या होता है, रिवेट में बेसिकली दोनों तरफ से प्रेस भी किया जाता है। अच्छा, जब हमने इसको इसके अंदर रिवेट किया, रिवेट करने के बाद जैसे ही ठंडा होता है तो ये सुकड़ता है। सुकड़ने के बाद फिर इसको जब रिवेट किया, इसको जब प्रेस किया जाता है तो ये दोनों शीट्स को बहुत टाइटली ज्वाइन कर देता है, रिवेट कर देता है। तो ये वो छोटी सी एप्लीकेशंस थी जो आपको आज के इस लेक्चर में पहले टॉपिक के तौर पे हमें बतानी थी। तो जहन में रखिएगा कि हम जब रिम को व्हील के ऊपर फिट करते हैं तो पहले उसे एक्सपेंड करते हैं, रिम को एक्सपेंड किया, उसके बाद जाके इसको फिट करते हैं। फिर यहाँ जो रिवेट हम कर रहे हैं दो शीट्स को ज्वाइन करने के लिए, उसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो रिवेट को पहले हॉट किया, उसको एक्सपेंड किया, सॉफ्टन किया, फिर उसमें रिवेट करने के बाद उसको ठंडा होने का इंतजार करते हैं। और फिर जब वो ठंडा होता है तो ज्वाइंटली दोनों को बहुत टाइटली ज्वाइन कर देता है। अब हम आते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे वाली क्लासेस में भी जो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसमें। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? देखिए, पानी का एक बॉल,
उसके नीचे बर्नर जल रहा है, आप उसे हीटअप कर रहे हैं, आखिरकार वो एक वक्त आएगा बॉयल होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होगा, वेपराइजेशन भी होना शुरू हो जाएगी, स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, और वो जब स्टीम बनते बनते पानी की तादाद, पानी की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी, स्टीम बढ़ती रहेगी, यहां तक कि पानी सारा खुश्क हो गया। दिस इज द प्रोसेस वी आर डीलिंग विद। लेकिन अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसके पीछे हो क्या रहा है, आज हम इस चीज को देखेंगे। हमने यहां पर एक बॉल में वाटर लिया, ठीक है, नीचे से बर्नर हमने गैस फ्लेम के साथ इसको ज्वाइन कर दिया, यहां पे इसको मुसलसल क्या मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है यहां से। जब ये हीट एनर्जी इसको मिल रही है तो आप देखेंगे कि यहां से बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे और ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, यहां से मुसलसल ये बनना शुरू हो जाएंगे और ऊपर की तरफ मूव करते चले जाएंगे। ये इन सब की डायरेक्शन ऊपर की जानिब। अच्छा, ये जो यहां से एक बबल बना, ये वेपर्स है, ये इसके वेपर्स हैं जो हॉट होने के बाद, चूंकि डेंसिटी कम हो जाती है हॉट होने के बाद, इसलिए इनकी डायरेक्शन ऊपर की जानिब होती है। ऊपर जाके ये क्या हो जाता है, ये बर्स्ट हो जाते हैं, ऊपर जाके ये बर्स्ट हो जाते हैं, और बर्स्ट होने के बाद अंदर जो उसका जो लिक्विड था यानी वाटर जो था वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन जहन में रखें कि इस वक्त 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद है, तो पानी जो है वो क्या हुआ, स्टीम की सूरत में बनना शुरू हो चुका और यहां से ऊपर जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये यहां से सारा का सारा ये प्रोसेस होता चला जा रहा है। आप एक काम ये करें, इसके अंदर थर्मोमीटर डाल दें। आपने यहां पे एक थर्मोमीटर लगा दिया, ये फॉर एग्जांपल दिस इज थर्मोमीटर। ये जो थर्मोमीटर में आपको रीडिंग दे रहा है ना, ये दे रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड की, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की रीडिंग दे रहा है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि पानी जब बॉयल होना शुरू हुआ और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड की रीडिंग आपको दे रहा है, तो ये रीडिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगी ही नहीं। हालांकि आप यहां से मुसलसल हीट उसको देते चले जा रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से आगे नहीं बढ़ रहा, 101, 102 नहीं हो रहा। वजह उसकी यह है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम वाटर इनटू स्टीम। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये हमेशा फिक्स्ड टेम्परेचर रखती है, जो कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वजह से ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होगा ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड की फिक्सिंग पर चलेगा, और जब तक के हमारा सारा वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होके आपके पास 1 किलोग्राम गैस सारी की सारी इसमें कन्वर्ट नहीं हो जाती। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम वाटर को टोटली 1 किलोग्राम गैस में यानी स्टीम में हमने कन्वर्ट कर दिया। उसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर दोनों का सेम है। अच्छा, ये इतना क्विक नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। अगर हमने इसको सेव नहीं किया और इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो ये वापस लिक्विफाई हो जाता है और गैसेस स्टेट में नहीं रहता। और इसी तरीके से जो है वो हमारे पास यहाँ से जो स्टीम निकल रही है वो आसपास कहीं ज़ाय हो जाती है, अगर हमने इसका सही प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की। तो इसको बज़ाहिर जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाई है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इन द प्रॉपर फॉर्म फिजिकली, क्योंकि हम इसको यहाँ से इस तरह से इसको मेंटेन कर दें। चलिए, हमने मेंटेन भी कर दिया, सारी की सारी स्टीम को कलेक्ट कर दिया, लेकिन उसका टेम्परेचर फिर आपको मेंटेन करना पड़ेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो स्टीम की स्टीम ही रहेगी। लेकिन अगर आपने इसको ठंडी जगह पे रख दिया तो वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपने पतीली का ढकना ऊपर रखा हुआ है, पानी बॉयल हो गया और वहां से स्टीम जो है वो पानी के पतीली के ढकने के ऊपर जमा होती है, और जैसे ही आप उसे उठाते हैं तो पानी के कतरे नजर आते हैं, इसलिए कि जो स्टीम का टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जैसे ही आपने यहाँ से हटाया वो 99, 98, 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है, वाटर में कन्वर्ट फौरन के फौरन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस हुआ, इसमें हमने चंद बातें सीखी।
नंबर एक बात तो ये है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहते हैं? हमें हीट दरकार होती है, हीट रिक्वायर होती है 1 किलोग्राम वाटर को 1 किलोग्राम स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास ये प्रोसेस होता है जिसके जरिए से हम ये पता करते हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें कितनी हीट दरकार होती है, ये तकरीबन 23 लाख जूल, 23 लाख जूल के करीब इसमें हीट दरकार होती है, जिससे 1 किलोग्राम वाटर 1 किलोग्राम स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ज़हन में रखिएगा कि ये वो अमाउंट है जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए हमें चाहिए। दूसरी बात यह है कि टेम्परेचर यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा, इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हमारे पास मौजूद है। हम फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम आइस पीस एक ले लेते हैं। अब ये हमारे पास आइस है जो कि 1 किलोग्राम इसका मास है, और ये जाहिर है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। हमने इसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया, और रूम टेम्परेचर पे, अच्छा यहां पर अब आपने थर्मामीटर लगा दिया। फॉर एग्जांपल ये थर्मामीटर लगा हुआ है इस पे, ठीक है, ये तो थर्मामीटर है, ये आपको क्या रीडिंग दे रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड की रीडिंग दे रहा है। ठीक हो गया? अब ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की यहां पर रीडिंग आ रही है मुसलसल, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की रीडिंग आ रही है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की रीडिंग कांस्टेंट रहेगी, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी जब तक कि सारा का सारा ये जो आइस का पीस है ये पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता। पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता, उस वक्त तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेंटेन रहेगा। अब बात ये है कि यहां से बिल्कुल इस पॉइंट पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी आपको मिला, एक लम्हा नहीं लगेगा वो 0 डिग्री से ऊपर हो जाएगा। इसलिए क्या रूम टेम्परेचर पे आपके पास यहां पर उसको 0 डिग्री पे मेंटेन करना जरा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी हम एक बात यहां पर करते हैं जो आइडियल कंडीशन के तहत कर रहे हैं कि 1 किलोग्राम आइस को जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जब पानी में कन्वर्ट किया जाता है तो वो पूरा का पूरा आइस पीस 1 किलोग्राम पानी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसमें जितनी हीट चाहिए, जितनी हीट दरकार होती है, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। So that we can say that the amount of heat required to melt 1 kilogram ice at 0 degree centigrade to the water at 0 degree centigrade, तो ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। अब इसमें जाहिर है कि जब आइस को वाटर में कन्वर्ट किया तो इसको हमने एक तरह से हीट प्रोवाइड की है, वो जो एनवायरनमेंट से मिल रही है वो भी हो सकती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली आप उसको प्रोवाइड कर दें, ये भी पॉसिबल है। तो वो कितनी हीट दरकार होगी? ये होगी 33,60,000 के करीब जूल्स इसमें चाहिए हमें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको बॉइलिंग में जब आप इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको कितनी चाहिए? 23 लाख, जबकि यहां पे आपको 33 लाख चाहिए इसको कन्वर्ट करने के लिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो हीट एनर्जी इस आइस ने एब्जॉर्ब की है। एब्जॉर्ब करने के बाद जाहिर है कि ये मेल्ट हो गया। अगर मैं दोबारा से इस पानी को आइस बनाना चाहूं, इतनी ही हीट इसमें से निकालनी पड़ेगी। इस वक्त इतनी हीट इसके अंदर मौजूद है, इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 किलोग्राम पानी में इतनी हीट मौजूद है। ये हीट इसमें से निकाल देंगे तो ये वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये जो गैसियस स्टेट है, इसमें इस वक्त इतनी हीट मौजूद है, अगर इसमें से इतनी हीट निकाल देंगे तो ये वापस पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तो वो बातें आ गई आपके पास जो इस वक्त हमें लेटेंट हीट के हवाले से मिली है, जिसमें मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू convert 1 kilogram of water at 100 degrees centigrade into steam with the same temperature.
और latent heat of fusion, the amount of heat required to convert 1 kilogram ice at 0 degree centigrade to water at the same temperature, and the amount of heat in latent heat of vaporization is 23 lakh joules. Joule is a unit of energy, हीट एनर्जी का यूनिट होता है। और जो यहाँ पर आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हीट एनर्जी दरकार है, तो तकरीबन 33 लाख के करीब, जूल्स के करीब हमारे पास ये रिक्वायर्ड होती है। तो ये दो बातें थी। और अब आखिरी बात जो है वो ये है कि एवापोरेशन, आपने देखा होगा कि कभी आपने परफ्यूम इस्तेमाल किया, आपने अपने हाथ पे लगाया कहीं पर, तो आपको एक ठंडक सी महसूस होती है। या आप नहा के निकले, गर्मी का मौसम है, पंखा चल रहा है, तो आपको एक ठंडक महसूस होती है। पानी खुश्क होता है, हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है, और आपको एक ठंडक सी महसूस होना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी हैं। एक तो मैंने स्प्रिट की एग्जाम्पल दी। जाहिर है कि उसके अंदर एक स्प्रिट होती है परफ्यूम के अंदर, बॉडी स्प्रे के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये वो सरफेस है, ये हमारा हाथ है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन जो है ना, ये हमारे हाथ की जिल्द है। आपने यहां से क्या किया कि स्प्रिट को इसके ऊपर स्प्रे किया, एक लम्हा नहीं लगता, ये फौरन एवापोरेट हो जाता है। एवापोरेट हो जाता है। एवापोरेशन एक वो प्रोसेस है जो हर टेम्परेचर पे होता है। यहां तो हमने पानी को बॉईल करना शुरू किया था ना, एवापोरेशन हो रही है। लेकिन अगर हम बॉईल ना भी करते तब भी एवापोरेशन होती है। आप पानी को एक सिंपल कहीं पर भी रख दें, 2 घंटे के बाद आप देखेंगे उसका लेवल थोड़ा सा नीचे हो चुका होगा। पानी कहां गया? एवापोरेट हो गया, नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो एवापोरेट हो चुका, अगर ऊपर से वो ओपन है तो। बिल्कुल इसी तरीके से यहां से ये स्प्रिट जब इसके ऊपर, हाथ के ऊपर, हाथ की सरफेस के ऊपर लगती है, तो फौरन के फौरन एवापोरेट हो जाती है। इस एवापोरेशन में हमें क्या चीज चाहिए? हमें यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए इसलिए कि इसको फौरी तौर पे यहां से, अच्छा मैं एक चीज और बता दूं कि स्प्रिट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर से कम होता है। स्प्रिट का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जल्दी बॉयल हो जाता है। जल्दी बॉयल होने का मतलब है कि हमारा जो जिस्म है उसके ऊपर कहीं नमी तो होती है ना, पसीने की ये नमी तो कहीं होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, या अगर ना भी हो, खुश्क जिल्द हो, तब भी हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें कहीं वेपर्स मौजूद होते हैं। तो चूंकि एक कंपैरेटिव बहुत बड़ा डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, तो क्या होता है कि स्प्रिट जब भी हमारे हाथ के ऊपर कहीं लगती है या जिस्म पे कहीं लगती है, तो ये जिस्म होता है गर्म, इसके अंदर हीट एनर्जी मौजूद है। कपड़ों पे लगता है तो कपड़ों के ऊपर भी एक गर्मी का एहसास तो होता है। तो ये हीट एनर्जी उसको कपड़ों से या जिस्म से मिल जाती है, किसको? स्प्रिट को। और जैसे इसको हीट एनर्जी मिलती है तो वो हीट एनर्जी वो फौरन एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद फौरन ही वो स्टीम की या वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही वो वहां से एवापोरेट हुआ, हमें वहां ठंडक महसूस होती है। क्यों? इसलिए कि जिस जगह पे स्प्रिट लगी है वहां की हीट एनर्जी निकल गई जिस्म से। और जैसे ही, और चूंकि हमारा हाथ का ये एरिया और ये एरिया, इन दोनों एरियाज में एक डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आ गया, फौरन रिलेटिवली हमें यहां पे ठंडक महसूस हुई, इसलिए कि हमने यहां पे स्प्रिट का स्प्रे किया था। तो ये चीज होती है कि जब हम किसी भी स्प्रिट या इस टाइप की कोई चीज जब हम अपने जिस्म पे स्प्रे करते हैं या कोई ऐसा जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन वाटर होता है, तो वो हमें एक ठंडक महसूस होती है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी कि आप बाथ लेकर आए और पंखे के नीचे जब आप खड़े हुए एकदम से ठंडक आपको महसूस होती है। वो क्यों होती है कि जो हवा हमारे ऊपर आ रही है, हमें हवा लग रही है, वो हवा उस पानी को एवापोरेट कर देती है और तेजी से रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाता है।
लेकिन वो एवापोरेशन होगा कब? जब उसको हीट एनर्जी मिलेगी। हमारे जिस्म की हीट एनर्जी उसको वो इस्तेमाल कर लेता है। पानी जो पानी हमारे जिस्म पे लगा हुआ है वो उस हीट एनर्जी को यूज करके एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, तो अल्टीमेटली हमारे जिस्म की हीट एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। और ये वो वजह होती है जिस पर हम ये कहते हैं कि एवापोरेशन जो है वो कूलिंग की वजह बनता है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। ये टॉपिक्स हमारे तकरीबन अब ख़त्म हो चुके हैं, और अब जो इसमें हमारा एक काम रह गया है वो है, छोटा सा एक टॉपिक एक रह गया है, वो है चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑन सॉलिडिफिकेशन और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आपको वो चीज़ भी बताएंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।